हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है डाइपोल मोमेंट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट असल में हम क्या समझने चाह रहे हैं? हम डाइपोल मोमेंट की एप्लीकेशंस को समझना चाह रहे हैं। और डाइपोल मोमेंट से हम तीन किस्म की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल में जो कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है वो किस हद तक आयनिक कैरेक्टर रखता है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उसकी ज्योमेट्रिकल शेप कैसी होगी। ठीक है। नंबर 3, हम सिस और ट्रांस आइसोमर्स की पहचान कर सकते हैं, या फिर हम ऑर्थो, मेटा और पैरा आइसोमर्स की भी पहचान कर सकते हैं। मतलब हम 3 से 4 किस्म की इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। नंबर 1 कि जो मॉलिक्यूल में मौजूद कोवलेंट बॉन्ड है वो किस हद तक आयनिक कैरेक्टर रखता है, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्रिकल शेप कैसी होगी, हमारे पास जो आइसोमर्स हैं वो किस किस्म का करैक्टर रखते हैं, आया वो सिस आइसोमर्स हैं या फिर ट्रांस आइसोमर्स हैं। इसके अलावा हम पैरा, ऑर्थो और मेटा आइसोमर्स की भी जो है पहचान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा आइसोमर। सबसे पहले हम देखते हैं हेडिंग नंबर 1, द एक्सटेंट टू विच अ बॉन्ड इज़ आयोनाइज्ड। ठीक है, इसमें क्या काम करना है आपने दो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू मालूम कर लेनी है। एक आपके पास एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी और दूसरी आपके पास कौन सी वैल्यू होगी? दूसरी आपके पास होगी थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट की वैल्यू। इन दोनों को आप आपस में डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास आ जाएगा परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। ठीक है, मैंने क्या कहा कि आपने एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट को डिवाइड कर देना है थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट से, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास क्या आ जाएगा? परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर आ जाएगा। हमें पता लग जाएगा कि हमारे मॉलिक्यूल में जो कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है वो किस हद तक आयोनिक कैरेक्टर रखता है, उसके आयोनिक कैरेक्टर की परसेंटेज क्या है, क्या अमाउंट है। जैसा कि देखें यहाँ पे उसने आपको बताया है कि हैलोजन एसिड का जो आयोनिक कैरेक्टर है वो ऊपर से नीचे की तरफ कम होता है। सबसे ऊपर फ्लोरीन होती है, फिर क्लोरीन होती है, फिर ब्रोमीन होती है, फिर आयोडीन होती है। तो ऊपर से नीचे की तरफ जो है ना आयनिक कैरेक्टर क्या होता है? कम होता है। वो ये कहना चाह रहा है कि आयनिक कैरेक्टर साइज़ पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? एटम का साइज़ बढ़ता जाएगा। ठीक है, जब एटम का साइज़ बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर कम होता जाएगा। आपने इसको इन्वर्स रिलेशनशिप समझना है। क्या समझना है आपने इसको? इन्वर्स रिलेशनशिप। ठीक है, ऊपर का साइज़, ऊपर से नीचे की तरफ एटम का साइज़ बढ़ता है मगर आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा। ठीक है, जैसा कि वो आपको बता रहा है कि देखिए हाइड्रोजन फ्लोराइड, चूँकि फ्लोरीन ऊपर है, इसका साइज़ क्या होगा? कम होगा। और जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे आयोडीन का साइज़ बढ़ेगा। ठीक है, तो देखें एटम का साइज़ तो बेशक बढ़ेगा ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन इसका आयनिक कैरेक्टर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। मैंने कहा आपने सिर्फ इन्वर्स रिलेशनशिप रखनी है, जहन में रखनी है। ये देखें हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन फ्लोराइड है, इसका साइज़ कम होगा मगर इसका आयनिक कैरेक्टर क्या है? सबसे ज़्यादा है। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड ये ग्रुप में सबसे नीचे की तरफ है, 7th ग्रुप में। ठीक है, इसका साइज़ बड़ा है मगर इसका आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा। तो एटॉमिक साइज़ और आयनिक कैरेक्टर एक दूसरे के क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एटम का साइज़ अगर क्या होता जाए? बढ़ता जाए तो आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। ठीक है, उसने कहा चाहे ये यूज़फुल है, ये मेथड यूज़फुल है आयनिक कैरेक्टर को मालूम करने के लिए, लेकिन फिर भी ये अनसर्टेन है। इसमें अभी भी जो है कुछ नकाइस हैं, गैर यकीनी सूरत हाल है। उसकी वजह क्या है? इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को हमने इंक्लूड नहीं किया। देखिए फ्लोरीन के पास या आयोडीन के पास क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन है। एक बॉन्ड तो जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में हिस्सा ले लेगा, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन तो रह जाएंगे ना, उसको तो हमने इंक्लूड ही नहीं किया। ठीक है, तो हमने चूँकि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन को इंक्लूड नहीं किया, इससे ये मेथड थोड़ा सा अनसर्टेन सा लगता है, लेकिन फिर भी ये यूज़फुल है
किसको मालूम करने के लिए? किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद कोवलेंट बॉन्ड का आयनिक करैक्टर मालूम करने के लिए। तो देखें, फर्स्ट हेडिंग में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि हम डायपोल मूवमेंट से क्या मालूम कर सकते हैं? आयनिक करैक्टर मालूम कर सकते हैं किसी मॉलिक्यूल का, या किसी मॉलिक्यूल में मौजूद कोवलेंट बॉन्ड का आयनिक करैक्टर हम समझ सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है कि हम मॉलिक्यूल की ज्योमेट्रिकल शेप समझ सकते हैं। पहला मॉलिक्यूल तो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, जैसा कि आपको HS नज़र आ रहा है, डायटोमिक, BR आपको डायटोमिक नज़र आ रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। किसी भी दो पॉइंट के दरमियान अगर आप लाइन बनाओगे वो लाइन लीनियर ही बनेगी। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं? लीनियर होते हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर होता है इनका। ठीक है, आपने ये बात देख लेनी है। फिर हम आते हैं ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल। ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल में हम दो केस को डिस्कस करेंगे। एक है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड का, और दूसरा है हमारे पास वाटर और H2S का या SO2 का, वो भी ट्राइटोमिक है। ठीक है, पहला केस किसका है? CO2 का और CS2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का और कार्बन डाइसल्फाइड का। ठीक है, तो कहता है इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो लीनियर होता है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, और इनकी डायपोल मोमेंट क्या होती है? ज़ीरो होती है। डायपोल मोमेंट ज़ीरो के बारे में मैंने आपको बताया था। इसमें क्या होता है, चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, और डायपोल मोमेंट ज़ीरो किस तरह होती है? ये देखें, हमारे पास जो है ना, ये ऐसे होगा, ये मेरे पास एक हिस्सा है, इस हिस्से की कोई ना कोई डायपोल मोमेंट होगी। ठीक है, उतनी ही डायपोल मोमेंट इस हिस्से की होगी। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। ये दोनों एक दूसरे के जो है वैल्यूज़ को कैंसिल कर देंगे। डायपोल नेट जो डायपोल मोमेंट होगी वो किसके बराबर आएगी? ज़ीरो के बराबर आएगी। तो मैंने कहा ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल जिसमें CO2 आ जाता है और CS2 आ जाता है, इनका स्ट्रक्चर लीनियर होता है और डायपोल मोमेंट क्या होती है? ज़ीरो होती है। इसमें आपने एरो की पोजीशन को ज़रूर जहन में रखना है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल जिसमें वाटर आ जाता है, H2S आ जाता है, SO2 आ जाता है। इसमें भी आपने एरो की पोजीशन देख लेनी है। ठीक है, एरोस की पोजीशन देख लेनी है, और इसमें ये आपको बताना चाह रहा है कि इन दो केस में, चाहे वो सल्फर डाइऑक्साइड है या वाटर है, इसमें जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? एंगुलर स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, और इस केस में जो है, चाहे वाटर हो या SO2 हो, कोई ना कोई डायपोल मोमेंट ज़रूर होगी, मतलब चार्जेस के दरमियान कोई ना कोई डिस्टेंस ज़रूर मौजूद होगा। ठीक है, तो ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल में मैंने आपको दो केस बता दिए। ठीक है, कि लीनियर स्ट्रक्चर वाले मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और एंगुलर स्ट्रक्चर वाले मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। लीनियर स्ट्रक्चर वाले मॉलिक्यूल में आपने डायपोल मोमेंट जो है मॉलिक्यूल की ज़ीरो होती है, और एंगुलर स्ट्रक्चर में जो है मॉलिक्यूल की कोई ना कोई डायपोल मोमेंट मौजूद होती है, और इसमें आपने एरो की पोजीशन को ज़रूर देख लेना है। फिर हम आते हैं टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल की तरफ, जिसमें BF3 आ जाता है, Bi3 आ जाता है। ठीक है, इसमें भी दो केस डिस्क्राइब कर रहा है। तो बोरान ट्राईफ्लोराइड और बोरान ट्राई आयोडाइड, इन दोनों के केस में जो है जो स्ट्रक्चर होगा हमारे पास क्या होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल स्ट्रक्चर होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है? जिसमें ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ जो है बराबर होती है। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि जो हमारे पास BF3 है और Bi3 है, ठीक है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल स्ट्रक्चर देते हैं, और इनकी डायपोल मोमेंट क्या होती है? ज़ीरो होती है। ठीक है, डायपोल मोमेंट कब ज़ीरो होती है? जब चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस ज़ीरो होता है, या फिर जैसा मैंने आपको बताया कि नेट जो है डायपोल मोमेंट्स का मजमुआ जो होता है वो किसके बराबर होता है? ज़ीरो के बराबर होता है। जो बॉन्ड डायपोल मोमेंट होती हैं उनका जो नेट होता है वो किसके बराबर होता है? ज़ीरो के बराबर होता है। टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल में हमारे पास एक और आ रहा है NH3 PH3 PCl3, अमोनिया, फास्फोरस के ट्राईहाइड्राइड, फास्फोरस के ट्राईक्लोराइड। ठीक है, कहता है इन सब की कोई ना कोई क्या होती है? डायपोल मोमेंट होती है, और ये पैरामिड शक्ल होती है, जैसा कि इरहाम मिस्र है। ठीक है, इसमें आपको लॉन पेयर ज़रूर नज़र आएगा, लॉन पेयर आपको ज़रूर नज़र आएगा, और इसकी जो है स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? पैरामिड होगा। तो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल में भी उसने आपको
दो केस बता दिए। एक केस में जिसकी एग्जांपल है BF3 और BI3, उसकी डायपोल मोमेंट ज़ीरो होगी और उसका स्ट्रक्चर इक्विलेटरल ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होगा। दूसरा केस है NH3, ये NH3 PH3 PCl3 वाला। इसमें जो स्ट्रक्चर होगा वो पैरामिड होगा, ठीक है। और हमारे पास जो डायपोल मोमेंट होगी कोई ना कोई, मतलब ये जो एटम्स के दरमियान जो डायपोल मोमेंट है, जो बॉन्ड डायपोल मोमेंट है, वो क्या है, उसकी कोई ना कोई वैल्यू मौजूद होगी, ठीक है। नेट डायपोल मोमेंट में सारी डायपोल मोमेंट आ जाती हैं, ठीक है। तमाम बॉन्ड्स डायपोल मोमेंट का जो है मजमूआ आ जाता है, ठीक है। तो टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल में भी हमने दो केस देख लिए, दोनों का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है, दोनों की डायपोल मोमेंट मुख्तलिफ है। और यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो हमारे पास NH3 होता है, PH3 होता है, PCl3 होता है, यहाँ पे एक लॉन पेयर भी मौजूद होगा, ठीक है। ये देखने के बाद आपने एरो की पोजीशन ज़रूर देखनी है। देखें, ये अगर आप लॉन पेयर वाले को छोड़ दें, बाकी ज़रा गौर करें, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान जो आपको एरो की पोजीशन वो दिखा रहा है, वो क्या है, सेंटर की तरफ, नाइट्रोजन की तरफ दिखा रहा है। फिर हमारे पास एक मॉलिक्यूल आता है पेंटाटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें CH4 आ जाता है, CCl4 आ जाता है। इसकी डायपोल मोमेंट ज़ीरो होती है। इन दोनों की डायपोल मोमेंट क्या होती है, ज़ीरो होती है। स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या आपको बताने की कोशिश की कि हम डायपोल मोमेंट से स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं कि हमारा मॉलिक्यूल किस किस्म का स्ट्रक्चर देगा, ठीक है। टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल के हमें दो केस पढ़े कि किस किस्म का स्ट्रक्चर देंगे टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल में जो है, ठीक है ना। मैंने ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल का आपको डिस्क्राइब किया था, फिर इस तरह मैंने आपको टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल के भी दो जो है आपको केस बता दिए कि ये किस किस्म का स्ट्रक्चर आपको दिखाएंगे, ठीक है, और उनकी क्या क्या डायपोल मोमेंट होगी। अब हम आते हैं किसकी तरफ, सिस और ट्रांस आइसोमर्स की तरफ, कि हम सिस और ट्रांस आइसोमर्स की भी पहचान कर सकते हैं। एक बात आपने याद रखनी है कि जो आइसोमर सिस होगा उसकी कोई ना कोई डायपोल मोमेंट होगी, और जो आइसोमर हमारे पास ट्रांस होगा उसकी कोई डायपोल मोमेंट नहीं होगी। उसके चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। तो सिस आइसोमर में जो बॉन्ड की जो डायपोल मोमेंट होती है, उसका जो वेक्टर सम होगा, वेक्टर्स के लिहाज से जब आप उसका समेशन लोगे, कोई ना कोई डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज़रूर आएगी। लेकिन ट्रांस आइसोमर्स में जो है ना, वो जब आप वेक्टर्स का सम लोगे, ठीक है, तो ऑपोजिट बॉन्ड मूवमेंट जो है ना एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी समझो वैल्यू +1 है, इसकी वैल्यू क्या है, -1 है। ये दूसरे के असर को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि सिस आइसोमर्स में कोई ना कोई डायपोल मोमेंट मौजूद होती है, और ट्रांस आइसोमर्स में डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। जैसा कि आप ये केस देख लें, ये सिस आइसोमर है और ये ट्रांस आइसोमर है, ठीक है। यहाँ पे एटमों की पोजीशन आपको जो है ना बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने नज़र आ रहे हैं। यहाँ भी क्लोरीन एक जैसी पोजीशन नज़र आ रही है आपको, ठीक है। और जबकि आपको जो है ट्रांस केस में जो है ना, आपको एटम की जो पोजीशन नज़र आ रही है वो ऑपोजिट नज़र आ रही है, ठीक है। तो ऑपोजिट होने की वजह से ये वाली जो डायपोल मोमेंट की, जो बॉन्ड डायपोल मोमेंट है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, ठीक है, क्या काम कर देगी, एक दूसरे की वैल्यू को कैंसिल कर देगी। इसकी वैल्यू हो सकता है +2 आ जाए, इसकी वैल्यू हो सकता है -2 आ जाए, एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देंगे। वेक्टर्स का जो सम होगा वो क्या होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। तो ये है सिस आइसोमर और यह है ट्रांस आइसोमर, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर है 1,2 डाइक्लोरोईथीन का, जो कि डबल बॉन्ड है। तो हमने ये देखना है कि अगर डायपोल मोमेंट है किसी आइसोमर्स की, तो वो सिस आइसोमर हो सकता है, ठीक है। और अगर किसी आइसोमर की डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज़ीरो है, बॉन्ड डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज़ीरो है, तो वो कौन सा आइसोमर होगा, वो ट्रांस आइसोमर होगा। इसी तरीके चौथे नंबर पर हम ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पैरा आइसोमर्स की भी जो है पहचान कर सकते हैं। ये है पैरा पोजीशन, देखिए बिल्कुल ऑपोजिट आ रहा है। क्लोरीन बेंजीन के गिर्द हमने 2 क्लोरीन लगा दिए,
और ये ऑपोजिट पोजीशन पे आ रहे हैं, और यहाँ बिल्कुल साथ साथ आ रहे हैं, यहाँ पर एक गैप आ रहा है और फिर क्लोरीन आ रहा है। ये है पैरा पोजीशन, ये है ऑर्थो पोजीशन, ये है मेटा पोजीशन। ठीक है, जब डायपोल मोमेंट ज़ीरो हो, जब डायपोल मोमेंट ज़ीरो हो तो आपको ये पता लग जाना चाहिए कि वो आइसोमर्स कौन सा है, वो पैरा आइसोमर है। ठीक है, यहाँ पे आपको साफ नज़र आ रहा है कि जो हमारे पास एटम है, एटम या बॉन्ड हैं, ठीक है ना, जो बॉन्ड मूवमेंट्स हैं वो जो है ऑपोजिट पोजीशंस पर हैं, एटम हमारे ऑपोजिट पोजीशन पर हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। क्लियर। तो पैरा आइसोमर्स के लिए डायपोल मोमेंट ज़ीरो होती है, ये हमारे पास ऑर्थो है, ये हमारे पास मेटा है, इन दोनों के लिए कोई ना कोई डायपोल मोमेंट की वैल्यू होगी। तो थर्ड हेडिंग में आपने ये अंदाज़ा लगा लेना है कि सिस आइसोमर्स के केस में डायपोल मोमेंट की कोई ना कोई वैल्यू होती है, ट्रांस आइसोमर्स के केस में डायपोल मोमेंट की कोई वैल्यू नहीं होती। आम अल्फाज में अगर आपको डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज़ीरो नज़र आ जाए तो आपने समझ जाना है कि वो ट्रांस आइसोमर है, और अगर आपको डायपोल मोमेंट की वैल्यू कोई ना कोई नज़र आए तो इसका मतलब वो सिस आइसोमर है। ठीक है, जैसा अगर आप ऑर्थो मेटा पैरा आइसोमर में डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, अगर तो डायपोल मोमेंट ज़ीरो है तो वो पैरा आइसोमर होगा, और अगर डायपोल मोमेंट की कोई ना कोई वैल्यू मौजूद है तो वो कौन सा आइसोमर हो सकता है, वो ऑर्थो और मेटा आइसोमर हो सकता है। ये मेटा पोजीशन है और ये ऑर्थो पोजीशन है। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर किसका है, डाइक्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो हम क्या काम कर सकते हैं, हम डायपोल मोमेंट से किसी कोवलेंट बॉन्ड का आयनिक करैक्टर मालूम कर सकते हैं। ठीक है, कि वो किस हद तक आयनिक करैक्टर रखता है, हम मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्रिकल पोजीशन को समझ सकते हैं, हम सिस और ट्रांस आइसोमर्स में की पहचान कर सकते हैं, ऑर्थो मेटा पैरा आइसोमर्स की भी पहचान कर सकते हैं। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, ये टॉपिक इसके बारे में था, एप्लीकेशंस ऑफ डायपोल मोमेंट। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।